मानो या ना मानो लेकिन स्टारबक्स धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एक ऐसी कंपनी जो दिन का 900 करोड़ का रेवेन्यू करती थी, याद रखना दिन में 900 करोड़ का रेवेन्यू, आज उसी कंपनी की वैल्यूएशन ओवर द पास्ट 4 इयर्स 3.5 लाख करोड़ से गिर चुकी है। और अगर तुम्हें जानना है कि ये नंबर कितना बड़ा है तो मैं तुम्हें बता दूं, 11 फिजिक्स वाले की वैल्यूएशन या 5 लेंस का जितनी वैल्यूएशन है इस पर्टिकुलर कंपनी की जो गिर चुकी है। Starbucks is closing hundreds of stores nationwide. ये स्टोरी है स्टारबक्स की, दुनिया की सबसे आइकॉनिक कॉफी कंपनी, जिस कंपनी ने खुद को बर्बाद करने की रेसिपी अपने हाथों से लिखी। इसने एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉलो करी जिसकी वजह से इनिशियली उसकी सेल्स ऊपर गई, बट इवेंचुअली ओवर टाइम वही उसकी बर्बादी का सबसे नंबर 1 रीजन बना। आज मैं तुम्हें बताऊंगा एकदम स्टार्टिंग से कैसे एक आदमी ने जो कॉफी $1 की मिलती थी उसको $4 तक का बेचना चालू किया, कैसे लोगों को कन्विंस किया कि $4 उस पर्टिकुलर सेम कॉफी के लिए वर्थ इट है। वो कौन सी ऐसी एक मिस्टेक है जो कोविड ने कंपनी ने की जो आज तक उसको तंग कर रही है, हॉन्ट कर रही है। और लास्टली चाइना में ऐसा क्या हुआ, वो मार्केट, वो चाइना जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल था, जहाँ पे सबसे ज्यादा स्टोर्स खोलने की प्लानिंग थी, वहां से कैसे और क्यों आज स्टारबक्स को खुद एग्जिट लेना पड़ रहा है, अपने खुद के स्टोर्स दूसरी कॉम्पिटिटर कंपनीज को बेचने पड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक कॉफी कंपनी की स्टोरी नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा बिजनेस लेसन है जो हर एक इंसान को पता होना चाहिए जो बिजनेस करता है या बिजनेस करने के ख्वाब देखता है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1971 में, जब 3 दोस्तों ने मिलके एक छोटी सी शॉप खोली। और ये लोग बेचते क्या थे? कॉफी बीन्स, याद रखना, बस बीन्स। कोई कॉफी नहीं थी, कोई बैठने की जगह नहीं थी, ना बुक्स था, ना एम्बियंस, सब कुछ नहीं, बस कॉफी बीन्स। 10 साल तक ऐसा ही चलता है कि कंपनी के 7-8 स्टोर खोल लेते हैं और बहुत ही अच्छा चलता है। फिर 1982 में ये लोग सोचते हैं कि एक मार्केटिंग मैनेजर ले आते हैं, डायरेक्टर ले आते हैं, और उसी वक्त फिर एंट्री होती है हॉवर्ड शुल्ट्ज की। ये ब्रुकलिन में एक गरीब परिवार में पले बड़े थे। इनके पापा के नौकरी करते वक्त चोट लग गई थी और ऊपर से घर में हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं था। उसी वजह से जो घर की पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी, फाइनेंशियल हालत थी, वो बिगड़ गई। फिर हॉवर्ड 1983 में इटली गए, मिलान शहर में, और वहां उन्होंने कुछ बहुत ही अनोखा देखा। 1500 एक्सप्रेसो बार्स चल रहे थे शहर में। लोग कॉफी पीने नहीं आते थे वहां पे, लोग वहां पे लिटरली रहने आते थे। वो लोग बरिस्ता को, यानी कि जो बंदा कॉफी बेचता था, सर्व करता था, उसको नाम से जानते थे। वहां पे म्यूजिक चल रहा था, लोग घंटे तक बैठते थे, बातें करते थे। और जब हॉवर्ड जब वापस अमेरिका आए तो उन्हें लगा सिर्फ कॉफी बेचने में उतना मजा नहीं है, उतना प्रॉफिट नहीं है। उन्होंने ये सोचा अगर हम लोग ये सेम एक्सपीरियंस अमेरिका में रेप्लिकेट कर पाए तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। इसलिए उन्होंने वापस आते ही उन 3 फाउंडर्स को बोला, यार हम सिर्फ कॉफी बीन्स नहीं बेचते, हम एक काम करते हैं, ये पूरा एक्सपीरियंस वापस बनाने की कोशिश करते हैं। लोगों को ये एक पर्टिकुलर कॉफी के साथ साथ एक एम्बियंस बेचते हैं और फिर उसी के लिए प्रीमियम प्राइस भी चार्ज करते हैं। लेकिन अपेरेंटली फाउंडर्स का कुछ अलग ही सोचना था। उन्होंने बोला कि यार हमें नहीं करना है ये सब, हमें हमारी कॉफी बीन्स बेचने में मजा आ रहा है, उसमें हमारी दुकानें खुल रही है, हमारी ग्रोथ हो रही है, हमें वही करना है। लेकिन हॉवर्ड शुल्ट्ज बहुत ही डेयरिंग इंसान थे। उन्होंने बोला यार मेरे को तो यही धंधा करना है, और इसी कारण से उन्होंने अपनी नौकरी तक छोड़ दी और सोचा कि अब वो खुद का कैफे ओपन करेंगे। फिर 1987 में हॉवर्ड शुल्ट्ज ने 242 इन्वेस्टर्स को पिच किया, एंड गेस करो उसमें से कितने लोगों ने मना कर दिया होगा? 217 लोगों ने उनको मुंह पे मना कर दिया, मुंह पे बता कर दिया कि यार ये बेकार आइडिया है, हमें करना ही नहीं है। लेकिन तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बचे हुए इन्वेस्टर से टोटल $4 मिलियन उठा लिए। ये सब करने के बाद उनका खुद का धंधा, उनकी खुद की शॉप बहुत अच्छी चलने लग गई। और ये देख के जो पुराने स्टारबक्स के ओनर थे, जो 3 दोस्त थे, उन्होंने बोला यार ये तो हमारा धंधा खाया जा रहा है और हमसे तो हमारा धंधा बड़ा बन नहीं रहा है। तो एंड में हॉवर्ड शुल्ट्ज ने स्टारबक्स नाम की कंपनी उन्हीं के ओरिजिनल फाउंडर से खरीद ली $3.8 मिलियन में। इस पूरी स्टोरी का सबसे मूवी टाइप सीन यही था कि जिस कंपनी ने उन्हें रिजेक्ट किया था, उन्होंने अपने बलबूते पे अपने खुद की कंपनी खड़ी करके उसी पर्टिकुलर कंपनी को खरीद लिया। अब ये सब के बाद शुल्ट्ज ने सबसे पहला काम क्या किया? उनको पता था कि अगर मेरे काम वाले, अगर मेरे पार्टनर्स, अगर मेरे एम्प्लॉयज खुश होंगे तभी धंधा अच्छे से चल पाएगा। इसलिए उन्होंने फोकस इस पे नहीं किया कि कैसे 20 घंटे एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट किया जाए, बल्कि इनफैक्ट उन्होंने हर एक एम्प्लॉय को हेल्थ इंश्योरेंस दिया, स्टॉक ऑप्शंस भी दिए, और उनको एम्प्लॉयज कहने की जगह उनको पार्टनर बोलना शुरू किया। और अगर तुम सोच रहे हो कि यार ऐसा करने की जरूरत ही क्या थी, तो उनका इसका रीजन था कि उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस था, उनके पापा के साथ कुछ इंजरी हो गई थी वाइल डूइंग अ जॉब, एंड ही डिड नॉट वांट कि किसी और को वो सेम कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े जो उनको भुगतने पड़े थे। और उनका एक और आइडिया ये था कि अगर उनके वर्कर्स, अगर उनके एम्प्लॉयज खुश रहेंगे तो ऑब्वियसली वो बेटर कॉफी दे पाएंगे और कस्टमर से हमेशा स्माइल करके बात करेंगे, और इसी चीज से ब्रांड और एक्सपीरियंस बिल्ड होता है। और यही उनका सीक्रेट फॉर्मूला था। ऐसे करते करते कंपनी का 1992 में आईपीओ आ गया विद 165 स्टोर्स एंड $271 मिलियन मार्केट कैप, मतलब वैल्यूएशन। इनफैक्ट स्टॉक पहले कुछ महीनों में ही लगभग 70% की रैली दे दिया था, मतलब 70% ऊपर चला गया था। और उसके बाद कंपनी स्टार्टेड एक्सपैंडिंग लाइक नेवर बिफोर। लिटरली हर एक दिन एक कोई ना कोई नई जगह पे एक नया स्टोर खुलता। ईयर
2000 में लगभग 2500 स्टोर्स हो गए थे एंड बाय ईयर 2007 15,000 स्टोर्स वर नाउ ओपन। अब बात करते हैं कि हॉवर्ड शुल्ट्ज का ऐसा क्या जीनियस आइडिया था जिसकी वजह से कि प्लेस इतनी चल रही थी, और उनका आइडिया बहुत ही सिंपल था, द आइडिया ऑफ थर्ड प्लेस। वो मानते थे कि हर इंसान की दो जगह होती है, पहला घर और दूसरा ऑफिस। शुल्ट्ज ने कहा कि एक तीसरी जगह भी होना चाहिए जहाँ पे कोई भी उन्हें जज ना करे, ना उनके पास कोई डेडलाइन हो, उनको प्रॉपर रिलैक्स करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिली, अच्छा वाईफाई हो, अच्छी कॉफी हो, कंफर्टेबल स्पेस हो, लोग हों बात करने के लिए, और एक बहुत ही पीसफुल टाइम वो स्पेंड कर पाए। एंड दिस वाज द मेन क्रक्स एंड आइडिया बिहाइंड स्टारबक्स। वो ये आइडिया इतने अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए कि स्टारबक्स वाज नाउ नोन एज द थर्ड प्लेस इन अमेरिका। 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, लोग 400 रुपए की कॉफी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने 600 स्टोर्स बंद भी कर दिए, और पहली बार शुल्ट्ज वापस आए और उन्होंने बोला कि हर एक स्टोर बंद कर दो अमेरिका में, लिटरली ओवर 8000 स्टोर्स, और हर एक एम्प्लॉय को, हर एक पार्टनर को, हर एक बरिस्टा को वापस एम्प्लॉय की ट्रेनिंग दी गई और सिखाया गया कि कैसे कॉफी बनाना है, कैसे बिहेव करना है और कैसे लोगों को अटेंड करना है। बिकॉज कहीं ना कहीं रैपिड एक्सपेंशन की वजह से कंपनी अपना जो कोर आइडिया था उसी से धीरे धीरे भटकती जा रही थी, इसलिए एक क्रिटिकल स्टेप लिया गया और सारे एम्प्लॉयज को वापस से ट्रेन किया गया। अब हम वापस थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं टू ईयर 2020 व्हेन कोविड वाज देयर। डाइन इन ऑलमोस्ट बंद हो चुका था, इतने सारे स्टोर्स होने के बाद सेल्स नेग्लिजिबल हो रही थी, तो स्टारबक्स ने सोचा कि यार अब हम एग्जैक्टली क्या करें। तब टॉप मैनेजमेंट के दिमाग में आया कि यार स्टारबक्स बंद हुआ है लेकिन कॉफी बेचना थोड़ी ना बंद हुआ है। तब उन्होंने स्टार्ट किया ड्राइव थ्रू का कॉन्सेप्ट और अपना खुद का ऐप भी लॉन्च किया। एंड लकीली और अनलकीली, ये तुम डिसाइड करोगे बाद में, लेकिन स्ट्रैटेजी काम कर गई, उनकी सेल्स लिटरली बढ़ने लग गई और प्रॉफिट्स वापस आने लग गए। और अपेरेंटली ये प्रॉफिट की स्ट्रैटेजी ही उनकी बाद में सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। बताता हूँ कैसे। देखो, कोविड टेम्पररी था लेकिन स्टारबक्स ने डिसाइड किया कि ये परमानेंट है। उन्होंने ऐसा सोचा कि ये बेटर स्ट्रैटेजी है क्योंकि इसमें प्रॉफिट ज्यादा बन रहे हैं। तो जब भी नए स्टोर्स बन रहे थे उन्होंने हमेशा इंश्योर किया कि ड्राइव थ्रू पक्का हो उस पर्टिकुलर स्टोर में। इसी के साथ साथ वो ड्राइव थ्रू पे और अपने ऐप पे ऑफर देते, और जितने भी नए स्टोर्स बन रहे थे उनका सीटिंग अरेंजमेंट गेस करो कैसा था, वो छोटे छोटे बनने लगे क्योंकि अब उनको स्पेस देनी थी ड्राइव थ्रूज के लिए। वो लोग जो घंटों तक सोफे पे बैठा करते थे अब वो छोटी मेटल चेयर्स पे बैठते थे। चेयर्स में यहाँ तक कि आर्मरेस्ट भी नहीं हुआ करते थे, एंड दिस वाज डन पर्पसली क्योंकि लोग ज्यादा टाइम तक कॉफी शॉप में ना बैठे। एक स्टारबक्स का स्टोर जो पहले लगभग 25 लोगों को एक घंटे में केटर करता था, आज वो सेम स्टोर 250 लोगों को केटर कर रहा था क्योंकि उनके पास ड्राइव थ्रू फैसिलिटी थी और प्री ऑर्डर का ऑप्शन था थ्रू द एप्स। एज अ रिजल्ट इनकी जो सेल्स है वो लिटरली ट्रिपल हो गई, बट एक चीज खत्म हो गई और वो था कस्टमर एक्सपीरियंस। देखो, एक बहुत ही क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। जो सबसे पहला स्टारबक्स था 1970s में, वहां पे एक्सपीरियंस नहीं था लेकिन प्राइस बहुत कम थी। ओल्ड स्टारबक्स था, वहां पे एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था लेकिन प्राइस भी बहुत प्रीमियम थी। और अभी जो नए स्टारबक्स बन रहे थे वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं था लेकिन प्राइस तब भी प्रीमियम थी। एज अ रिजल्ट खुद करो क्या होना शुरू हुआ। द एंटायर कॉन्सेप्ट कि क्यों लोग स्टारबक्स में ही कॉफी पीने जाते थे वॉज दैट कि उनका जो सीटिंग अरेंजमेंट था वो बहुत अच्छा था, जो माहौल था, जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत अच्छा था, वो एक प्रीमियम फीलिंग देता था। वहाँ पे जब भी बरिस्टा से बात करते थे तो वो हंसी मजाक करते थे, इंगेज करते थे, लेकिन ज़्यादा कस्टमर हैंडल करने की वजह से स्टाफ पे भी प्रेशर बढ़ा और जो ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस था वो खराब होने लगा। फिर धीरे धीरे कस्टमर्स के दिमाग में एक क्वेश्चन आने लगा, ये जो सेम कॉफ़ी हमें यहाँ पे $4 $5 की मिल रही है, ये सेम कॉफ़ी हमें बाहर $1 की मिलती है। पहले हम यहाँ आते थे क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस अच्छा था, हमें मज़ा आता था, हम अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाते थे, लेकिन अब वो वाली चीज़ खत्म हो गई है। एज अ रिजल्ट लोगों ने आना ही बंद कर दिया। पहले जो स्टारबक्स का कॉन्सेप्ट था वो था अफोर्डेबल लग्जरी, यानी कि बिकॉज ऑफ द प्रीमियम एटमॉस्फेयर एंड द प्रीमियम प्राइसिंग वही लोग वहाँ जाते थे जो एक्चुअली अफोर्ड कर सकते थे, जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता था। और इसी रिजल्ट से जो नॉर्मल कस्टमर्स है जिनके पास थोड़ी कम इनकम कैपेसिटी होती थी वो भी स्टारबक्स जाना पसंद करते थे क्योंकि उसके अंदर एक प्रीमियम फील आता था। लोगों को लगता था कि लग्जरी है, जब भी वो स्टारबक्स का कॉफ़ी लेके उसकी फोटो डालते थे उसमें उन लोगों को प्राउड फीलिंग आती थी क्योंकि उनको लगता था कि एक बहुत ही लग्जरी चीज़ है। लेकिन धीरे धीरे साइकोलॉजी लोगों की चेंज होने लगी और अफोर्डेबल लग्जरी से एक गिल्टी प्लेजर में जाने लग गया क्योंकि वो लोग $7-8 दे रहे थे एक पर्टिकुलर कॉफ़ी के जिसके अंदर भर भर के शुगर थी। यहाँ तक कि उनके कुछ फ्लेवर्स जैसे ग्रैंडे कैरेमल फ्रैपेचिनो में 54 ग्राम शुगर थी। अगर इसी को आप कोको कोला से कंपेयर करते हो तो उसमें
79 ग्राम शुगर होती है। तो लोगों की इमेज बनने लगी कि यार यहाँ पे हमें ना एक्सपीरियंस मिल रहा है, शुगर के फॉर्म में ड्रिंक्स मिल रही है, तो हम यहाँ पे जा क्यों रहे हैं। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं चाइना में और क्यों स्टारबक्स को अपने चाइना के स्टोर्स वहीं की लोकल कंपनीज को बेचने पड़ रहे हैं। तो अगर मैं तुम्हें थोड़ी हिस्ट्री बताऊं तो 4000 साल से चाइना के लोग, चाइना का सिविलाइजेशन लगातार चाय पीता आ रहा है। वहां पे 1990 तक लिटरली कोई कॉफी पीता ही नहीं था। जब हॉवर्ड ने बोला कि यार हम लोग अपने स्टारबक्स को चाइना में एक्सपैंड करते हैं, तब उनके मैनेजमेंट ने लिटरली ये बोला कि यार तुम पागल हो गए हो कि चाइना का सिविलाइजेशन ऐसा है, वहां के लोग ऐसे हैं कि वो चाय पीते हैं, उनको कॉफी पीने का कल्चर एक्सेप्टेड ही नहीं है। लेकिन हॉवर्ड शुल्स की सोच थोड़ी अलग थी। उनका आइडिया हमेशा से यही था कि हम किसी को भी कॉफी नहीं बेच रहे हैं, हम उनको एक एक्सपीरियंस और एक बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल बेच रहे हैं। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, 1999 से 2017 तक 7000 प्लस स्टोर्स अकेले चाइना में खुल गए। इनफैक्ट सिर्फ शंघाई शहर में ओवर 600 स्टोर्स खुल गए और ये किसी भी शहर से काफी ज्यादा थे। 42% मार्केट कैप्चर कर लिया। इनफैक्ट सबसे क्रेजी बात तो यह है कि शॉपिंग मॉल स्टारबक्स को फ्री ऑफ रेंट अपना स्टॉल खोलने देते थे क्योंकि मॉल की इमेज बढ़े। जस्ट इमेजिन कितना बड़ा रिवॉल्यूशन स्टारबक्स अकेले ले आया। 71% कॉलेज स्टूडेंट्स ये बोलते थे कि हम जब भी स्टारबक्स जाते हैं हमारा जो सोशल स्टेटस है वो इम्प्रूव हो जाता है। 2070s में शंघाई रिजर्व रोस्ट्री करके एक नई जगह खुली, दुनिया का सबसे बड़ा स्टारबक्स, 88 फुट कॉफी बार, जिसके अंदर 400 एम्प्लॉयज थे और 550 कस्टमर्स एक साथ। और ये था स्टारबक्स का पीक, लेकिन एक साल बाद लिटरली सब कुछ बदलने वाला था। जनवरी 2018 एक छोटी सी शॉप खुलती है जिसके अंदर ना कोई सोफा था, ना कोई एटमॉस्फेयर था, सिर्फ एक काउंटर था, एक QR कोड था और एक ऐप था। नाम था लकिन कॉफी। लकिन ने एक सिंपल फॉर्मूला यूज किया। वो बोलता था कि यार स्टारबक्स देखो 300 साढ़े 300 रुपए की कॉफी देता है, हम तुम्हें 80 रुपए की कॉफी देंगे। ऐप से ऑर्डर करो, 3 मिनट में रेडी हो जाएगी, ना आपको वेट करने की जरूरत है, ना बातचीत करने की जरूरत है, ना कोई नॉनसेंस है, प्रीमियम एटमॉस्फेयर ये वो। कॉफी पीनी है तो यहाँ पे आ जाओ। और जब चाइनीज के मिलेनियल्स को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने स्टारबक्स से अपना मुंह मोड़ लिया और ये आइडिया इतना हिट हुआ कि स्टारबक्स ने जितने स्टोर 20 सालों में नहीं खोले थे, लकिन ने उतने स्टोर खोल लिए विद इन 18 मंथ्स। एवरेज रेट में आपको बताऊं तो वो हर दिन 5.2 स्टोर्स खोलते थे। लकिन का रॉ कोकोनट लैटे पहले साल 10 करोड़ कप बेचता है। कॉफी में कोकोनट मिल्क, 3 गुना ज्यादा फैट एंड क्रीमियर टेक्सचर। ये वेस्टर्न कॉफी अडेप्टेड फॉर चाइनीज नहीं था, ये चाइनीज कॉफी इनोवेशन था। 2017 में स्टारबक्स का चाइना का मार्केट शेयर 42% था, जो आज घट के सिर्फ 14% रह गया है। लिटरली 1/3 हो गया है बस। और इसका रीजन ये है कि स्टारबक्स के पास बहुत ही इम्पॉसिबल चॉइस था। सबसे पहला, प्राइस कट करो और अपना प्रीमियम ब्रांड पोजीशनिंग एकदम बर्बाद कर दो। सेकंड, प्रीमियम रहो और मार्केट लूज करो। थर्ड की दोनों करो लेकिन उससे कस्टमर कंफ्यूज हो जाता। प्रॉब्लम ये था कि स्टारबक्स अगर कुछ भी डिसीजन लेता तो वो उनको बर्बाद कर देता और यही उनका सबसे बड़ा पैराडॉक्स था। अकॉर्डिंग टू डेटा 2025 में स्टारबक्स ने चाइना को अपना 60% बिजनेस बेच चुका है उन्हीं के लोकल इन्वेस्टर्स को और अपने हाथ खड़े कर दिए कि यार हमसे तो नहीं हो पाएगा। तो अब आता है हमारा ग्रैंड सवाल, क्या स्टारबक्स खत्म होने वाला है? और आंसर है नहीं, क्योंकि आज भी स्टारबक्स के 38,000 ऑपरेटिंग स्टोर्स हैं जो कभी भी एक रात में डिसअपियर नहीं हो सकते। आज भी कंपनी $36 बिलियन का रेवेन्यू कर रही है, तो सरवाइव तो कर ही लेगी। लेकिन स्टारबक्स को अपनी डिप्लीटिंग हालत का पता चला और इसी कारण उन्होंने एक नया CEO भी लाया है जिसका नाम है ब्रायन निकोलस। और अगर तुम सोचो कि निकोलस ऐसा क्या कर रहा है कंपनी को रिवाइव करने के लिए, तो कुछ बहुत ही सिंपल येट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे सबसे पहले उसने मेन्यू में से लगभग 30% आइटम्स हटा दिए, क्योंकि हर बार ट्रेन करना बरिस्ता को हर एक आइटम के लिए बहुत मुश्किल था और कस्टमर्स भी कंफ्यूज हो जाते थे कि यार एग्जैक्टली ऑर्डर क्या करना है। इसी के साथ साथ वो इंश्योर कर रहे हैं कि जो एटमॉस्फेयर कहीं ना कहीं जाता जा रहा था वो उसको वापस लाएं। सीटिंग अरेंजमेंट्स बेटर करें, बरिस्टास को अच्छे से ट्रेन करें, नाम याद रखें कस्टमर्स का और उनको एकदम होमली फील देने का कोशिश करें। इसी के साथ साथ उन्होंने ऐप को बंद नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो भी ऐप वाले कस्टमर्स थे उनकी प्रायोरिटी कम कर दी। उन्होंने बोला जो भी पर्सन स्टोर में आके बैठ रहा है वो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, उसको अच्छा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। वो स्टारबक्स को वापस वही पुराना स्टारबक्स बनाना चाहते हैं जो वो एक टाइम पे हुआ करता था और वो जिस नाम से जाना जाता था, द थर्ड प्लेस के नाम से। लेकिन ये चीज एक आध साल में नहीं होती है, ये करने में टाइम लगेगा। जितनी प्रॉब्लम बनी थी सालों में वो एक साल में ठीक नहीं हो जाएगी, बट इवेंचुअली दिस कैन बी डन। सो इस पूरी बिजनेस केस स्टडी से हमें ये समझ में आता है कि जो चीज तुम्हें बना सकती है, जो चीज तुम्हारे लिए प्रॉफिट जनरेट कर सकती है, वो तुम्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकती है अगर वो बिजनेस के कोर फंडामेंटल और कोर आइडियोलॉजी से अलाइन नहीं करे तो। जैसे ड्राइव थ्रू और ऐप ने उनका प्रॉफिट बढ़ाया, लेकिन वो जो मेन आइडिया था थर्ड प्लेस का, उसी के अगेंस्ट चला गया। जो लोग पहले $4 एक कॉफी के दे देते थे बिना सोचे समझे, आज वही कस्टमर्स दूसरे कैफे में जाने लग गए क्योंकि उनको लगा कि वो एक्सपीरियंस जो स्टारबक्स दे रहा है वो उतना प्रीमियम नहीं है, उस पैसे का वर्थ इट नहीं है। आई होप आज की वीडियो आपको इंसाइटफुल और अच्छी लगी हो। दिस वाज अर्पित शर्मा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और आइकॉनिक कंपनी को लेंगे और उसके बारे में बात
करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।